देखो, अब हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर है तुम लोग का क्या, भेद, है ना। वेरिएशन इंग्लिश में उसको बोलते हैं भेद। ये क्या है वेरिएशन, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखो ये जो तुम्हारा चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर हम लोग का फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री, और भी बहुत जगह पे ये तुम्हारा काम आता है। जैसे तुम लोग चार्ल्स लॉ, बॉल्स लॉ पढ़े थे तो वहाँ पे भी इस वेरिएशन का यूज हुआ था। लेकिन ये है क्या, किस तरह से इस चैप्टर का सम सॉल्व करेंगे, ये सब तुम लोग को डिस्कशन करके हम यहाँ पे बताएंगे। तो देखो ये भेद जो है, ये भेद क्या है, व्हाट इज वेरिएशन, भेद क्या है, वेरिएशन क्या है। देखो जैसे मान लो कि दो चल राशि है, दो वेरिएबल्स है, उन दोनों चल राशियों में अगर पहले वाले चल राशि का किसी भी तरह से दूसरी वाली चल राशि का अगर संबंध दिखता है, पहले वाली चल राशि से अगर दूसरी वाली चल राशि का किसी भी प्रकार का संबंध दिखता है, तो चाहे जिस तरह का संबंध दिखे वो कहलाता है कि हाँ, वो कहलाता है कि दोनों चल राशियों में कुछ ना कुछ भेद है, कुछ ना कुछ संबंध है। भेद का मतलब एक तरह से हम लोग संबंध भी बोल सकते हैं इसको, रिलेशन, एक तरह से हम लोग संबंध भी बोल सकते हैं, रिलेशन, है ना। तो कहने का मतलब जब दो चल राशियों में एक चल राशि का किसी दूसरे चल राशि के साथ कोई ना कोई संबंध अगर दिखता है तो उस संबंध को ही कहा जाता है भेद, है ना। दो चल राशियों में मतलब दो वेरिएबल्स में, दो चल राशियों में यदि पहली चल राशि के साथ दूसरी चल राशि का कोई संबंध दिखने पर उसे भेद, वेरिएशन कहते हैं। If in two variables there is some relation can be seen between both the variables, then this relation is said to be variation. ओके, मतलब दो चल राशियों में अगर हम लोग कोई भी संबंध अगर देख पाते हैं तो उस संबंध को कहा जाता है भेद। दो चल राशियों में अगर हम लोग पाते हैं तो कहने का मतलब किस तरह का रिलेशन, किस तरह का संबंध देख पाते हैं, वो वेरिएशन क्या है। मतलब भेद जो है वो कितने प्रकार का संबंध को दिखाता है, भेद मतलब कितने प्रकार का होता है ना। तो भेद हमारा दो प्रकार का होता है, एक कहलाता है सरल भेद मतलब डायरेक्ट वेरिएशन, और एक होता है तुम्हारा विलोम भेद मतलब इनडायरेक्ट वेरिएशन। या हम लोग इसको इन्वर्स वेरिएशन भी बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट वेरिएशन या इन्वर्स वेरिएशन जैसा भी हो हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो भेद जो है तुम्हारा ये दो प्रकार का होता है, मतलब दो प्रकार के संबंध होते हैं। दो चल राशियों में हम लोग दो प्रकार के संबंध को देखते हैं, एक हो गया तुम्हारा सरल भेद और एक हो जाता है विलोम भेद। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सरल भेद क्या है। सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में समझेंगे कि व्हाट इज ये डायरेक्ट वेरिएशन, सरल भेद क्या है। ठीक है, सरल भेद क्या है ये सरल भेद। देखो क्लास 7 में या फिर इसके पहले हम तुम लोग को इसके बारे में बता भी चुके हैं कि जब दो राशियों में अगर दो राशियों में मान लो कि कुछ संबंध दिख रहा है, तो वो संबंध इस प्रकार का दिख रहा है कि पहली चल राशि के कारण दूसरी चल राशि के मान में क्या होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। पहली चल राशि के मान के कारण उसका प्रभाव दूसरी चल राशि पर पड़ता है। मतलब क्या हुआ, जब पहली चल राशि के मान को बढ़ाया जाता है तो दूसरी चल राशि का भी मान बढ़ने के कारण बढ़ जाता है, या पहली चल राशि के मान को घटाने पर उसके मान के घटने से, पहली चल राशि के मान के घटने से उसका प्रभाव दूसरी चल राशि के मान पर पड़ जाता है, जिसके कारण उसका भी मान घट जाता है। तो जब पहली चल राशि के मान को बढ़ाने से दूसरी चल राशि का मान बढ़ जाए,
या पहली चल राशि के मान को घटाने से उसके कारण दूसरी चल राशि का भी मान घट जाए तो हम इसे कहते हैं कि इन दोनों चल राशियों में सरल भेद है। कौन भेद है? सरल भेद है। एज फॉर एग्जाम्पल, जरा तुम लोग समझोगे, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे पेन है और यहाँ पे इस पेन का कॉस्ट है, मतलब कलम है और उस कलम का दाम यहाँ पे, मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मान लो कि अगर कलम का दाम 5 कलम का दाम यहाँ 30 रुपया दिखा रहा है, तो तुमसे कह दिया कि बताओ 7 कलम का दाम कितना होगा। तो तुम ही जरा सोचो कि 5 कलम का दाम कितना है 30 और 7 कलम का दाम कितना होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। तो मान लो कि अगर हम कलम को P से इंडिकेट करें और दाम को C से इंडिकेट करें, तो कहने का मतलब यहाँ पे एक चल राशि हम कह रहे हैं कि P है और एक चल राशि कह रहे हैं कि C है। एक वेरिएबल P है और एक वेरिएबल C है। यहाँ पे दो वेरिएबल आ गया, एक वेरिएबल को P से इंडिकेट कर रहा है और एक वेरिएबल को C से। जो P से इंडिकेट कर रहा है वो कलम की संख्या को बता रहा है, नंबर ऑफ पेन्स, और जो C है वो उन कलमों के मूल्य को बता रहा है, कॉस्ट ऑफ द पेन्स। आई बात समझ में? तो कैसे समझेंगे कि इन दोनों में कौन सा भेद है? तो देखो 5 कलम का दाम 30 रुपया, तो 7 कलम का दाम ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली ज्यादा होगा ही। तो 5 कलम का दाम अगर 30 रुपया है तो 7 कलम का दाम ज्यादा होगा। तो तुम ही जरा गौर से देखो यहाँ पे कि 5 कलम के दाम का मूल्य अगर 7 रुपया था, 5 कलम का दाम अगर 30 रुपया था तो 7 कलम का दाम ज्यादा होगा। मतलब कलम के दाम को हम क्या कर दिए? बढ़ा दिए। कलम के दाम को बढ़ा दिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम दाम भी देख रहे हैं, कलम की संख्या को, सॉरी कलम के दाम को नहीं, कलम की संख्या को बढ़ा दिए तो कलम का दाम भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कलम की संख्या बढ़ रही है, 5 से 7 हो गया, तो जाहिर सी बात हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दाम भी क्या हो जाएगा? उसका इंक्रीज हो गया। 30 से बढ़ करके कुछ ना कुछ होगा, कितना होगा पता नहीं, निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। तो अगर कलम की संख्या को बढ़ा दिए तो दाम भी यहाँ पे क्या हो जा रहा? बढ़ जा रहा। तो कलम की संख्या के बढ़ने पर दाम भी बढ़ेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक चल राशि तुम्हारा क्या था? P और दूसरी चल राशि C। तो कलम की संख्या के बढ़ने से मेरा दाम भी क्या हो जा रहा है? बढ़ रहा। और कलम की संख्या मान लो कि अगर 7 न रख करके यहाँ पे अगर 3 रख दे तो कलम का दाम, 5 कलम का दाम अगर 30 रुपया है तो 3 कलम का दाम क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। तो 3 कलम का दाम मेरा कम होगा। तो यहाँ पे क्या किए देखो, तो कलम की संख्या को हम घटा दिए तो दाम भी क्या हो जाएगा मेरा? घटेगा। तो कलम की संख्या को घटा देने से मेरा दाम भी घट जा रहा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब कलम की संख्या को यहाँ पे हम घटा दिए तो दाम भी मेरा क्या हो जा रहा है? घट जा रहा। सॉरी यहाँ पे ऐसे दिखा दे रहे और यहाँ पे ऐसे, क्योंकि ये डाउन का निशान है। देखो, तो जब कलम का संख्या जब हम 5 रखे थे तो कलम का दाम 30 रुपया था। जब कलम की संख्या को 7 रख दिए तो कलम का दाम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कलम की संख्या देखो बढ़ रही है, 5 से 7 हो गया, कलम की संख्या बढ़ी तो उसका दाम भी बढ़ेगा। तो कहने का मतलब कलम की संख्या बढ़ने से दाम भी बढ़ेगा। और कलम की संख्या को जब 5 से 3 कर दिए तो कलम की संख्या जब घट गई तो यहाँ पे दाम भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो कलम की संख्या के घटने से दाम भी घट रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे एक चल राशि अगर P है और दूसरी चल राशि अगर C मान रहे हैं, हालांकि P क्या है? नंबर ऑफ पेन्स, कलमों की संख्या को P से दिखा रहे हैं, और C कलमों के दाम को दिखाया जा रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर एक चल राशि P और दूसरी चल राशि अगर C है तो हम देख रहे हैं क्या कि कलम की संख्या के बढ़ने से कलम का मूल्य बढ़ रहा और कलम की संख्या के घटने से कलम का मूल्य भी घट रहा है। तो क्या हो रहा है? दोनों तरफ समान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? P में जो दिख रहा है, P के मान को जब बढ़ा रहे हैं तो C का मान भी घट जा रहा है, और P के मान को जब घटा दे रहे हैं तो C का मान भी घट जा रहा है। तो P के घटने से C घट रहा है और P के बढ़ने से C भी बढ़ रहा है। मतलब एक चल राशि के बढ़ने से दूसरी चल राशि का मान बढ़ रहा है और एक चल राशि के घटने से दूसरी चल राशि का मान भी घट रहा है। तो जब दो चल राशियों में एक चल राशि के मान को बढ़ाने से उसका प्रभाव दूसरी चल राशि के मान पर इस प्रकार पड़ता है कि दूसरी चल राशि का मान भी बढ़ जाता है, और एक चल राशि के मान को घटाने से उसका प्रभाव दूसरी चल राशि पर इस प्रकार पड़ता है कि दूसरी चल राशि का भी मान घट जाता है। तो हम कहेंगे कि इन दोनों चल राशियों में सरल भेद है। सरल को एक्चुअली हम लोग टूटी फूटी भाषा में समान भी बोल सकते हैं। सरल, समान अनुपात सुने हो ना? समान अनुपात, वही सरल भेद है। सरल भेद या समान अनुपात बात एक ही है।
आई बात समझ में। तो समान अनुपात कब होता है? जब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े, एक के घटने से दूसरा भी घटे, मतलब दोनों तरफ समान समान हो रहा है। एक तरफ जो हो रहा है दूसरी तरफ भी वही हो रहा है, एक तरफ जो हो रहा है दूसरी तरफ भी वही हो रहा है। एक तरफ बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ भी बढ़ रहा है, एक तरफ घट रहा है तो दूसरी तरफ भी घट रहा है, मतलब दोनों तरफ क्या हो रहा है? समान हो रहा है। तो समान हो रहा है, इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि दोनों चर राशियों में कौन सा भेद है? सरल भेद है। यहाँ पे दोनों चर राशियों में सरल भेद है। तो सरल भेद समझ में आया कि सरल भेद क्या है? तो सरल भेद का मतलब ये हुआ कि जब दो चर राशियों में पहले वाली चर राशि का मतलब जब दो चर राशियों में हम संबंध किस प्रकार निकालेंगे, तो दो चर राशियों में पहले वाले चर राशि का मान बढ़ने पर उसका प्रभाव दूसरी चर राशि पर इस प्रकार पड़ता है कि दूसरी चर राशि का भी मान बढ़ जाता है, या पहले चर राशि के मान को घटाने पर उसका प्रभाव दूसरी चर राशि पर इस प्रकार पड़ता है कि दूसरी चर राशि का भी मान घट जाता है। आई बात समझ में। तो ये जो संबंध दोनों चर राशियों के बीच देखा जा रहा है, इसी संबंध को कहा जाता है क्या? सरल। आई बात समझ में। इसे कहा जाता है सरल भेद। तो देखो, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि P एवं C में क्या है? सरल भेद। सरल भेद है। ये हो गया तुम्हारा P और C में सरल भेद हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं P एवं C में कौन सा भेद है? सरल भेद है। इसको किस तरह से इंडिकेट करेंगे, कैसे लिखेंगे, अभी हम इसको बताएंगे। स्टार्ट करें। देखो, तो सरल भेद का तुम लोग को डेफिनेशन बता रहे हैं कि जब दो चर राशियों में जब दो चर राशियों में किसी भी मतलब पहला वाला चाहे दूसरा वाला, दोनों में से किसी, ये कोई जरूरी नहीं कि पहले चर राशि के मान के बढ़ने या घटने से दूसरा चर राशि का मान घटेगा या बढ़ेगा। दूसरा चर राशि के भी मान घटने बढ़ने से पहली चर राशि का मान घट बढ़ सकता है, कोई भी चर राशि। तो जब दो चर राशियों में पहली चर राशि के मान के बढ़ने या घटने से उसका प्रभाव इस प्रकार पड़ता है कि उसका प्रभाव दूसरी चर राशि पर, है ना, उसका प्रभाव दूसरी चर राशि पर, पहली चर राशि के मान के घटने बढ़ने से उसका प्रभाव दूसरी चर राशि पर पड़ता है। उसका प्रभाव दूसरी चर राशि पर इस प्रकार पड़ता है, कि दूसरी चर राशि का भी मान इसका प्रभाव दूसरी चर राशि पर इस प्रकार पड़ता है कि दूसरी चर राशि का भी मान देखो बढ़ने से बढ़ या घटने से घट जाता है। बात को समझे, है ना, कि जब दो चर राशियों में पहली या दूसरी, दोनों में से किसी भी चर राशि को हम ले लेते हैं, तो जब दो चर राशियों में जब पहली चर राशि के मान के बढ़ने या घटने से उसका प्रभाव दूसरी चर राशि पर इस प्रकार पड़ता है कि दूसरी चर राशि का भी मान बढ़ने से बढ़ जाएगा या घटने से घट जाएगा, है ना। तो इस प्रकार के भेद को क्या कहते हैं? सरल भेद कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार के भेद को हम लोग क्या कहते हैं? सरल भेद। तो अब जैसे मान लिया जाए कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं कि माना दो चर राशि हम लोग यहाँ पे लेते हैं, माना दो चर राशि A एवं B है। दो चर राशि क्या है? A एवं B है। दो चर राशि हम ले लेते हैं, एक चर राशि है A और एक चर राशि है B। तो दोनों चर राशियों में A एवं B में दो चर राशि जो लिए हैं A और B, तो A एवं B में क्या है? सरल भेद है। सरल भेद हो तो अगर A और B ये दो चर राशि है मेरा, इन दोनों चर राशियों में अगर सरल भेद हो तो इसको बाय मैथमेटिकली लिखने का तरीका क्या है, किस प्रकार हम लोग इसको लिखते हैं,
है ना। ए और बी में अगर सरल भेद हो तो जरा गौर से देखो कि ए और बी में अगर सरल भेद होता है तो लिखा जाएगा ए वेरिएशन बी। ये जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा साइन किसका साइन है, अल्फा की तरह जो दिखने वाला जो साइन है इसको कहा जाता है, ये जो है ये है तुम्हारा साइन ऑफ वेरिएशन। क्या है, साइन ऑफ वेरिएशन। मतलब भेद का चिन्ह यही है, यही है तुम्हारा भेद का चिन्ह। मतलब इसी के द्वारा हर चीज का एक चिन्ह है, तो जैसे प्लस का एक सिंबल है, माइनस का एक सिंबल है, डिवीजन का सिंबल है, उसी तरह से वेरिएशन का भी एक सिंबल है। तो ए और बी में अगर सरल भेद है, मतलब डायरेक्ट है, दोनों समान समान है, तो हम लोग लिखते हैं ऐसे सीधा। हालांकि हम लोग सरल भेद को, समान भेद को हम लोग सीधा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सीधा भी बोल सकते हैं, समान बोल सकते हो, समान अनुपाती बोल सकते हो, चाहे सरल भेद बोल सकते हो, चाहे सीधा बोल सकते हो। तो ए और बी में अगर सीधा भेद है, सरल भेद है, तो ए और बी को सीधा लिखा जाएगा। अगर ए और बी में अगर विलोम भेद होता ना, तो जानते हो लिखने का तरीका क्या है, दोनों में से किसी एक को उल्टा कर देते। विलोम भेद है तो क्या है, ए और बी में सीधा भेद है तो दोनों को सीधा लिखे, और अगर विलोम भेद होता ना तो दोनों में से किसी एक को उल्टा कर देते। चाहे ए को सीधा लिख दिए और बी को क्या कर दिए, उलट दिए। पहले क्या लिखा गया था, ए और बी लिखा गया था, तो ए को जैसा था वैसे लिख दिए, और बी को हम उलट देंगे तो बी के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये जब उल्टेगा, उल्टा कर रहा है ना, विलोम भेद है, तो विलोम भेद मतलब क्या, उल्टा करना। तो बी को जब उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और बी नीचे आ जाएगा। तो ये उल्टा भेद लिखने का तरीका हम जब विलोम भेद को बताएंगे तो समझाएंगे कि उल्टा भेद किस तरह से लिखा जाएगा। ये इसी तरह लिखा जाता है। ये कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ बी को ही उल्टा जाएगा, नहीं। हम लोग ए और बी में अगर हम लोग बी को उलट सकते हैं तो हम ए को भी उलट सकते हैं। हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी को सीधा लिख करके ए को उलट देंगे। दोनों में से कोई भी उलट सकता है, क्योंकि उल्टा भेद तो दोनों के साथ है। ए बी के साथ उल्टा भेद दिखा रहा, चाहे बी ए के साथ उल्टा भेद दिखा रहा। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सरल भेद होता है तो सरल भेद मतलब होता है सीधा। सीधा का मतलब हम लोग उसको क्या करेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे। आई बात समझ में दोनों को, ए और बी को। और ये जो है यही साइन तुम्हारा किसका साइन है, वेरिएशन का। जब दो चल राशियों में सरल भेद होता है, सीधा भेद होता है, समानुपाती होते हैं, तो हम लोग उसको इस तरह से वेरिएशन के साइन में लिखते हैं, ए वेरिएशन बी। तो ये हो गया तुम्हारा ए और बी में लिखने का समय। तो देखो, तो ए के साथ जब बी का सरल भेद है तो लिखने का मेरा ये जो तरीका हुआ, इसको क्या किया जाता है कि जब यहाँ से वेरिएशन के साइन को जब हटाया जाता है ना, तो वेरिएशन का साइन जब हटता है तो हम लोग वेरिएशन के साइन को हटा करके हम लोग इक्वल टू का साइन देते हैं, और यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट तुम्हारा के। यहाँ पे एक तुम्हारा कांस्टेंट आएगा। जब भी तुम्हारा वेरिएशन का साइन हटेगा तो वहाँ पे एक कांस्टेंट ढुकेगा। वो कांस्टेंट क्या है, तो इन दोनों मतलब कि जो तुम्हारा ए और बी जो तुम्हारा दोनों जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल के लिए एक मान जो होता है वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है। ए और बी के लिए एक मान जो होता है वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है, चाहे ए का मान और बी का मान कुछ भी हो। ए का मान और बी का मान कुछ भी हो, इन दोनों के मान के लिए एक मान हमेशा के लिए फिक्स रहता है कि ये दोनों ए और बी वेरिएबल दोनों के लिए एक मान हमेशा के लिए फिक्स होता है। तो जब ये वेरिएशन हटता है तो वही मान यहाँ पे दिख जाता है। आई बात समझ में, वही मान तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाता है, दिख जाता है। वो हमेशा कांस्टेंट के तौर पे इन दोनों वेरिएबल के साथ रहता है। दोनों वेरिएबल के साथ ये हमेशा कांस्टेंट के तौर पे रहता है। एज फॉर एग्जांपल हम तुम लोग को समझा रहे हैं, जैसे ये क्या लिखे हुए जानते हो, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ए मीन्स एरिया, क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर किसका है, वृत्त का। तो वृत्त के क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला है, वृत्त के क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला। तुम लोग को हम जब क्षेत्रफल वाला जब फॉर्मूला कराए थे, मतलब कि जब ये चैप्टर कराए थे वृत्त के क्षेत्रफल वाला, तो उसमें तुम लोग ये देखे होगे कि पाई का मान ऑलवेज 22/7 हम लोग पुट अप करते थे, चाहे वो वृत्त बड़ा हो या छोटा हो। हम लोग हमेशा पाई का वैल्यू 22/7 ही पुट अप करते थे और कुछ नहीं पुट अप करते थे। तो ये क्या हुआ, ये तुम्हारा मतलब कि ए और आर स्क्वायर जो है तुम्हारा, आर स्क्वायर मीन्स रेडियस, अर्धव्यास, और ए मतलब क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल और अर्धव्यास के बीच में जो संबंध है मेरा, ये संबंध क्या है, तो ए और आर स्क्वायर के बीच में मेरा सीधा संबंध है, लेकिन वर्ग के हिसाब से तुम्हारा संबंध है। तो कहने का मतलब ये जब तुम्हारा
वेरिएशन का साइन जब हटता है तो स्थिरांक आता है, और इस स्थिरांक के लिए कांस्टेंट आता है, और यही कांस्टेंट ये पाई होता है। और ये पाई तुम्हारा क्या होता है? ये पाई तुम्हारा किसी भी वृत्त के मतलब कि किसी भी वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात होता है। परिधि और व्यास का अनुपात होता है ना। ये तुम्हारा हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे वृत्त छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमेशा परिधि का और व्यास का अनुपात निकालने से 22/7 आता है। इसीलिए ये पाई जो है यहाँ का क्या माना जाता है? कांस्टेंट माना जाता है। पाई यहाँ का क्या है? कांस्टेंट है। तो जब भी ए और आर स्क्वायर के बीच में जब ये वेरिएशन के साइन को हटाया जाता है और इक्वल टू आता है, तो कहने का मतलब ये तुम्हारा पाई यहाँ पे आ जाता है कांस्टेंट के रूप में। तो ए और आर स्क्वायर के बीच में दोनों वेरिएबल के लिए कांस्टेंट फिक्स रहता है, और वो है पाई। तो ये पाई जब तुम्हारा वेरिएबल हटेगा तो पाई आ जाता है। इसीलिए यहाँ पे ए जो है वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, जिसमें पाई का मान हमेशा के लिए क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो उसी तरह से ए और बी जो वेरिएबल है, ए और बी जो तुम्हारा वेरिएबल है, इस वेरिएबल के लिए एक मान फिक्स हो जाता है, एक कांस्टेंट मान दोनों के लिए फिक्स रहता है। तो जब भी वेरिएशन के साइन को हटाया जाएगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो कांस्टेंट जो हटाया गया वो कांस्टेंट रुक जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे के हो गया है कांस्टेंट। जब भी वेरिएशन के साइन को हटाओगे याद रखना कि इक्वल टू साइन ढुकेगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा। जब भी वेरिएशन का साइन हटेगा इक्वल टू साइन आ जाएगा और एक कांस्टेंट, चाहे वो कांस्टेंट तुम के लिखो या एम लिखो या एन लिखो, जो भी लिखो, लेकिन तुमको साइड में लिख देना होगा कि के एक स्थिरांक है, के इज अ कांस्टेंट, के एक स्थिरांक है, के इज अ कांस्टेंट। ठीक है ना। अब देखो अगर मान लो कि हम लोग यहाँ पे, तो ये जो कि मेरा यहाँ पे क्या दिख रहा है? गुणा के रूप में दिख रहा है के साथ। इस बी को जब बराबर के इस तरह भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? a बाई बी इज इक्वल टू के, इधर बच गया, के बच गया, तो a बाई बी इज इक्वल टू के हो गया। तो a बाई बी को क्या हम लोग a अनुपात b के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? a बाई बी तुम्हारा क्या है? a अनुपात b है। तो a बाई बी का मतलब क्या हुआ? वो तुम्हारा अनुपात ही है। किसका अनुपात है? दो चल राशियों का, जिन दो चल राशियों के बीच में हमको सरल भेद दिख रहा था। तो देखो अब इसको जब हम यहाँ पे समझेंगे तो क्या होगा, थोड़ा समझोगे यहाँ पे। देखो तो यहाँ पे a और b के बीच, a और b के बीच a बाई बी इक्वल टू के आ गया, a बाई बी इक्वल टू के आ गया। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? हम लोग इसको भले a अनुपात b इक्वल टू के ना लिख करके, के नहीं लिखते हैं, लेकिन हम लोग यहीं तक छोड़ देते हैं इसको और कहते हैं कि ये a और b का क्या है? अनुपात है। तो देखो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a और b का अनुपात जो है, अनुपात वो क्या है? स्थिर है। यहाँ पे के जो क्या माने थे? स्थिरांक माने थे। स्थिरांक का मतलब क्या होता है? स्थिरांक का मतलब होता है कि स्थिर है वो मान स्थिर है। जैसे मान लो कि एक चल राशि है a और एक चल राशि है b, उन दोनों का a का भी बहुत सारा मान ले लिए, b का भी बहुत सारा मान ले लिए। बात को समझोगे? a का भी बहुत सारा मान ले लिया और b का भी बहुत सारा मान ले लिए। मान ले करके जब हम a और b उन दोनों का जब अनुपात निकाल रहे हैं ना, तो देख रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन में a और b का जो अनुपात आया, सेकेंड कंडीशन में a और b का जो अनुपात आया, थर्ड कंडीशन में a और b का अनुपात आया, फोर्थ कंडीशन में, इस तरह से करके हजारों मान अगर लेंगे तो हजारों बार a और b का जब अनुपात निकालेंगे ना, तो a और b का अनुपात अगर फर्स्ट कंडीशन में 3/2 आया तो सेकेंड कंडीशन में भी वही आएगा, थर्ड कंडीशन में भी वही आएगा, फोर्थ कंडीशन में भी वही आएगा, 3/2 हर कंडीशन में आएगा। तो जो मान हमेशा के लिए एक ही है उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे ना। स्थिर, स्थिर मतलब वो मान ना बदल रहा, ना घट रहा, ना बढ़ रहा, वो मान स्थिर है। आई बात समझ में? तो अगर फर्स्ट कंडीशन में 3/2 आया तो सेकेंड कंडीशन में भी 3/2, फोर्थ में भी 3/2, थर्ड में भी 3/2। कहने का मतलब हर कंडीशन में उसका मान स्थिर है। आई बात समझ में? तो अगर यहाँ पे बता रहा क्या कि a और b का अनुपात स्थिर है, मतलब दोनों चल राशियों का अनुपात क्या हुआ? दोनों चल राशियों का अनुपात स्थिर है। तो दोनों चल राशियों का अनुपात स्थिर कब आया? जरा गौर से देखो तो दोनों चल राशियों का अनुपात हम लोग सॉल्व करते ये पाए कि दोनों चल राशियों का अनुपात स्थिर आ गया। तो दोनों चल राशियों का अनुपात स्थिर कहाँ से हम लोग सॉल्व करते हुए आए थे? a b के साथ जब सरल भेद में था तब ना। तो जब a b के साथ जब सरल भेद में था तो यहाँ से सॉल्व करते हम लोग पाए कि दोनों चल राशियों का अनुपात स्थिर आ गया। इसका मतलब क्या हम लोग पाए? हम लोग ये पाए
कि जब दो चल राशियों में पहले वाली चल राशि और दूसरी चल राशि के साथ अगर सरल भेद है, तो अगर दो चल राशियां एक दूसरे के साथ अगर सरल भेद में होती है, दो वेरिएबल अगर एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन में अगर होता है, डायरेक्ट वेरिएशन में होता है, तो दोनों चल राशियों का अनुपात हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए स्थिर रहेगा। उनका अनुपात ना तो कभी बदलेगा और ना कुछ होगा। उसका अनुपात अगर एक आ रहा है तो उसका अनुपात हमेशा के लिए एक ही रहेगा। अगर उन दोनों का अनुपात अगर 3/2 आ रहा तो हमेशा के लिए 3/2 आएगा, चाहे ए का मान कुछ भी हो, बी का भी मान कुछ भी हो। तो ये कहलाता है तुम्हारा क्या, सरल भेद। तो सरल भेद में हम लोग सॉल्व करते करते हम लोग यही पाए कि दो चल राशियां एक दूसरे के साथ सरल भेद में तभी कहीं जाएंगी जब दोनों चल राशियों का अनुपात क्या है, स्थिर है। यहाँ पे ए अनुपात बी इक्वल टू के लिख ही सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग सॉल्व जब ए और बी के साथ जब सरल भेद में था तो ये मेरा एक एग्जैक्ट मैथमेटिक्स के फॉर्म में नहीं था। हम वेरिएशन के साइन को हटाए, एक कांस्टेंट डाले और सॉल्व करते 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 जब यहाँ तक पहुंचे तो अब ये हो गया एक एग्जैक्ट मैथमेटिक्स का फॉर्म। ये एग्जैक्ट मैथमेटिक्स का फॉर्म नहीं था, ये हो गया तुम्हारा एक एग्जैक्ट मैथमेटिक्स का फॉर्म, जो कि ये बता रहा है कि दो चल राशि, जिन दो चल राशियों के बीच में यहाँ सरल भेद थी, उन दो चल राशियों का अनुपात स्थिर आया। कि एक स्थिरांक है, मतलब एक स्थिर राशि है, एक अंक ऐसा है, ये एक ऐसा अंक है जो कि स्थिर है। जैसे 3/2 आ रहा तो हमेशा के लिए 3/2 आता जाएगा। हम अभी एग्जाम्पल के रूप में समझाएंगे भी तो तुम लोग को समझ में आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये तुम्हारा स्थिर है ना, ए और बी का अनुपात अगर स्थिर है तो हम लोग इसको कहेंगे क्या, सरल भेद। मतलब यहाँ पे सॉल्व करते करते हम लोग ये पाए कि ए और बी अगर सरल भेद में था तो उन दोनों का अनुपात क्या हुआ, स्थिर पाए। मतलब दो चल राशियां जब एक दूसरे के साथ सरल भेद में होती हैं तो उन दोनों को कैसे समझेंगे, क्या तरीका है समझने का कि दोनों चल राशि एक दूसरे के साथ सरल भेद में है। तो जब दोनों चल राशियों का अनुपात निकाला जाएगा और दोनों चल राशियों का अनुपात अगर स्थिर आ जाए, एक ऐसा अंक पाए जो कि स्थिर है, तो हम कहेंगे कि दोनों की दोनों चल राशियां एक दूसरे के साथ सरल भेद में है। जैसे यहाँ पे ए और बी, तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि जब दो चल राशियों के मानों का अनुपात, मतलब जब दो चल राशियों का डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि दो चल राशियों का अनुपात, तो जब दो चल राशियों के मानों का अनुपात कहो चाहे जो दो चल राशियों का अनुपात कहो, तो जब दो चल राशियों के मानों का अनुपात हमेशा एक स्थिर अंक प्राप्त हो तो दोनों चल राशियां सरल भेद में होती है। आई बात समझ में? मतलब एक चल राशि के मान बढ़ने से दूसरा भी बढ़ा, एक चल राशि के मान घटने से दूसरा भी बढ़ा, तो सरल भेद हुआ। लेकिन बाई मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे समझ रहे हैं, तो दो चल राशियों में जब पहले वाली चल राशि का मान दूसरे चल राशि के मान के साथ जब अनुपात निकालेगा, तो जब दोनों चल राशियों का अनुपात अगर कोई एक ऐसा अंक पाए जो कि स्थिर है, एक स्थिरांक अंक अगर पाते हैं, तो हम कहेंगे कि दोनों की दोनों चल राशियां कौन से भेद में है, सरल भेद में है। जब दो चल राशियों का अनुपात अगर हम लोग पा जाते हैं कि स्थिर है, तो हम कहेंगे कि दोनों की दोनों चल राशियां क्या है, सरल भेद में है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। आई बात समझ में? तो एग्जैक्ट मैथमेटिक्स का फॉर्म यही है कि जब दो चल राशि तुमको दी हुई है, दोनों चल राशियों का बहुत सारा मान दिया हुआ, मान लो हजारों मान दिया हुआ, तो अगर उन दोनों चल राशियों में अगर पहले चल राशि और दूसरी चल राशि, दोनों चल राशियों का अनुपात हम निकाल रहे हैं और दोनों चल राशियों का अनुपात अगर स्थिर पा जाए, स्थिरांक पा जाए, एक ऐसा अंक है जो कि स्थिर है, तो हम कहेंगे कि दोनों की दोनों चल राशियां क्या है, एक दूसरे के साथ सरल भेद में। दोनों का रेशियो अगर हम लोग कांस्टेंट पा जाते हैं तो हम कहेंगे कि दोनों की दोनों राशियां सरल भेद में। अगर दोनों का अनुपात अगर स्थिरांक न पाए, एक ऐसा अंक न पाए जो कि स्थिर है हर कंडीशन के लिए, तो हम कहेंगे कि दोनों चल राशियां सरल भेद में नहीं है। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब अगर तुमको प्रूफ करना हो, चाहे तुमको ये बात दिखाना हो कि दिखाओ कि ये चल राशि और ये चल राशि दोनों सरल भेद में है, तो हम कैसे समझेंगे, कैसे दिखाएंगे उनको? दिखाने का तरीका या सॉल्व करने का तरीका क्या है, कैसे समझेंगे कि हाँ ये दोनों चल राशि सरल भेद में है? तो हम दोनों का अनुपात निकालेंगे। ये तो सिर्फ समझने के लिए हम पहले बताए थे कि सरल भेद क्या है,
एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, एक के घटने से अगर दूसरा भी घटेगा तो सरल भेद। लेकिन सॉल्व करने का तरीका क्या है, कैसे हम लोग किसी सम को सॉल्व करेंगे। जैसे एक चल राशि का मान दे दिया, दूसरी चल राशि का भी मान दे दिया और तुमको जानना है कि दोनों चल राशियाँ किस भेद में है। चाहे तुमको बोल दिया कि दिखाओ ये दोनों चल राशि सरल भेद में है, तो क्या तरीका है उसको दिखाने का, उसको करने का तरीका क्या है। तो करने का तरीका यही है कि अगर दोनों चल राशियों का अनुपात हम निकालें और दोनों चल राशियों का अनुपात अगर हम लोग पा जाते हैं कि स्थिर है, एक ऐसा अनुपात है कि वो स्थिरांक है या स्थिर है, तो हम कहेंगे कि दोनों चल राशियों का अनुपात हर कंडीशन में स्थिर आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ए और बी के बीच कौन सा भेद है, सरल भेद है। ए और बी के बीच डायरेक्ट वेरिएशन है। आई बात समझ में। इसको जब हम एक एग्जाम्पल लेकर के समझाएंगे तब तुम लोग को समझ में आएगा। तो हम एक एग्जाम्पल अभी लेकर के दिखाएंगे। चलिए सर, देखो तो यहाँ पे जैसे मान लो कि ए और बी का हमारा बहुत सारा मान दिया हुआ है। ए और बी का हमको मान दिया हुआ है, जैसे मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ है तुमको 12 और यहाँ पे मान लो कि यहाँ दिया हुआ है 6 और यहाँ 12, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा 18, यहाँ पे 36, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 4, यहाँ 8, है ना। फिर तुमको यहाँ पे मान लो दे दिया 25 और यहाँ 50, है ना। फिर यहाँ पे दे दिया 4.5 और यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे दे दिया सपोज तुमको 2.1 और 4.2। ऐसा बहुत सारा मान तुमको दे दिया, ए का भी मान दे दिया, बी का भी मान दे दिया। तो बोल रहा है क्या कि ए और बी में कौन सा वेरिएशन है। देखो ए और बी का यहाँ बहुत सारा मान दे दिया और तुमसे बोल दिया क्या कि ए और बी में कौन सा भेद है, किस तरह का भेद है ये दिखाओ, है ना। तो देखो हम जो तुम लोग को सरल भेद का जो डेफिनेशन समझाए थे वो तो डेफिनेशन है ही, लेकिन अभी जो तुम लोग को हम बताएं कि दो चल राशियां जब एक दूसरे के साथ सरल भेद में होती हैं तो उन दोनों का अनुपात हमेशा स्थिर होता है। अगर दो चल राशियों का अनुपात हमेशा स्थिर आए तो हम कहेंगे कि दोनों की दोनों चल राशियां एक दूसरे के साथ सरल भेद में होंगी हमेशा, अगर अनुपात स्थिर आ जाए तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ पे ए और बी का बहुत सारा मान दे दिया। हम एक बार देखते हैं कि ए और बी का अनुपात क्या आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन में हम पहले देख रहे हैं, तो ए बाई बी मतलब क्या हुआ, ए और बी का अनुपात। तो ए और बी का अनुपात पहले फर्स्ट कंडीशन ये हो गया, फर्स्ट कंडीशन में ए का मान 6 और बी का मान 12। तो फर्स्ट कंडीशन में ए बाई बी का मान जब निकालेंगे तो 6/12 हो रहा है, 6/12 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूना 1/2 आया। फिर यहाँ पे फिर सेकेंड कंडीशन में हम ए बाई बी का मान निकाल रहे हैं, तो सेकेंड कंडीशन में मान तुम्हारा 18/36 है, तो 6 ये तुम्हारा कट जाएगा, 18 कम 18, 18 दूना 36, 1/2 आया। फिर यहाँ पे थर्ड कंडीशन में फिर हम मान निकाल रहे हैं ए बाई बी का, तो कितना है 4/8 है, ए का मान है 4 और उसके लिए बी का मान 8, तो 4 कम 4, 4 दूना 8 हो गया 1/2। फिर फोर्थ कंडीशन में ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट कंडीशन, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो फोर्थ कंडीशन में ए बाई बी का मान आया 25/50, ए का मान 25 है और बी का मान 50 है, 25 से कम 25, 25 गुना 50, तो 1/2 आया। फिर फिफ्थ कंडीशन में हम जा रहे हैं, तो फिफ्थ कंडीशन में मेरा 4.5 है, ए बाई बी का मान जब निकालेंगे तो ए का मान 4.5 और बी का मान 9, है ना। तुमको समझ में नहीं आ रहा है कैसे काटे, तो दशमलव बिंदु से भिन्न में बदल दो। तो हम तुम लोग को बताया कि जब दशमलव बिंदु का एडजस्ट करते हैं यहाँ से तो पॉइंट ऊपर से हटाते हैं तो नीचे उसके लिए 0 बैठाते हैं, तो 0 बढ़ेगा, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक 0 नीचे बढ़ेगा, 9 के बाद एक 0 बढ़ जाएगा, तो कट क्या हो जाएगा 1/2, 45 से कम 45, 45 गुना 90, 1/2 हो गया। फिर ए बाई बी का मान फिर अब सिक्स कंडीशन में निकाल रहे हैं, तो कितना है 2.1/4.2। ऊपर नीचे अगर दशमलव बिंदु का अंक अगर बराबर है तो अपने आप दशमलव बिंदु को हटा देंगे बिना 0 इधर उधर बैठाए। तो पॉइंट के बाद यहाँ भी एक डिजिट, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक डिजिट, तो पॉइंट को हटा दो, हटाने के बाद 21 से कम 21, 21 गुना 42, तो कट के 1/2 आया। देखो तो प्रत्येक कंडीशन में, हर एक कंडीशन में ए और बी का जब अनुपात निकाले तो ए और बी का अनुपात क्या आया, सेम आया। सेम मतलब कांस्टेंट आया, कांस्टेंट मतलब क्या, स्थिरांक, मतलब एक ऐसा अंक है जो कि इसके केस में हमेशा स्थिर आ रहा। ए बाई बी का मान 1/2 आया,
सेकेंड में भी 1/2, थर्ड में भी 1/2, फोर्थ में भी 1/2, फिफ्थ में भी 1/2, सिक्स में भी 1/2। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ए और बी का जो भी मान दिया हुआ था उन दोनों का जब अनुपात निकाले तो उसका अनुपात क्या आया, एक ऐसा अंक पा रहे जो कि स्थिर, और वो अंक कौन सा है, 1/2। वो अंक कौन सा है, 1/2 है। ये 1/2 अंक क्या हो जा रहा है, ए और बी का अनुपात का स्थिरांक है। ए और बी का क्या है, स्थिरांक है। तो कहने का मतलब हम कहेंगे कि ए और बी का अनुपात 1/2 है जो स्थिर है। प्रत्येक दशा में हर एक कंडीशन में ये तुम्हारा क्या है, 1/2 स्थिर है। तो हम कहेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि ए और बी में कौन सा भेद है, तो ए और बी में सरल भेद है। मतलब इसको लिखने का तरीका है ए वेरिएशन, इन दोनों में सरल भेद है। अब बात समझ में आया कि दो अनुपातों का मान, मतलब दो चल राशियों का अनुपात अगर स्थिर है तो वो दोनों चल राशियाँ एक दूसरे के साथ सरल भेद में होती हैं। तो मतलब क्या है वो, अगर दो चल राशियों का अनुपात अगर स्थिर है, स्थिर मतलब क्या, एक ऐसा अंक जो कि स्थिर है, ना बढ़ रहा ना घट रहा, 1/2 हर जगह है ना, तो 1/2 क्या है, स्थिर है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दोनों चल राशियों का अनुपात जब स्थिर पाए, एक ऐसा अंक है जो स्थिरांक हो, चाहे स्थिरांक का पद हो, तो हम लोग कहेंगे कि वो दोनों की दोनों चल राशियाँ एक दूसरे के साथ सरल भेद में है। जब दो चल राशियों का अनुपात हम स्थिर पा जाए, एक ऐसा अंक पा जाए जो स्थिर है, चाहे स्थिरांक का बहुत सारा स्थिरांक का पद पा जाए, तो हम कहेंगे कि दोनों की दोनों चल राशियाँ क्या है, स्थिर है। मतलब दोनों की दोनों चल राशियाँ एक दूसरे के साथ सरल भेद में है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब, फिर से यहाँ पे लिख दे रहे कि जब दो चल राशियों का अनुपात स्थिर हो या स्थिरांक हो या स्थिरांक का पद हो, तो उन दोनों चल राशियाँ, तो वे दोनों चल राशियाँ एक दूसरे के साथ सरल भेद में होती है। अब यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे लिखे, स्थिरांक का पद, ये क्या है, इसको अब तुम लोग को हम समझाएंगे कि स्थिरांक का पद क्या है, तब जाकर के तुम लोग को समझ में आएगा। आई बात समझ में। तो बात को ये तुम लोग समझ गए कि दो चल राशियाँ अगर सरल भेद में होती हैं तो उन दोनों चल राशियों को सरल भेद में दिखाने का तरीका क्या है, बाय मैथमेटिकली हम लोग उसको अगर दिखाएंगे कि दोनों, देखो, तो जब दो चल राशियाँ एक दूसरे के साथ सरल भेद में होंगी तो उनका अनुपात क्या होगा, हमेशा स्थिर होगा। चाहे अगर दो चल राशियों का अनुपात हम अगर स्थिर पा जा रहे हैं या स्थिरांक राशि पा जा रहे हैं, चाहे कैसा पद पा रहे हैं जो कि स्थिरांक का पद हो, दो चल राशियों का अनुपात, तो हम कहेंगे कि दोनों की दोनों चल राशियाँ सरल भेद में हैं। और सरल भेद में होने का मतलब वो दोनों का दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो इस तरह का हम लोग को प्रूफ देगा कि दिखाओ ये दोनों चल राशियाँ सरल भेद में है। तो जब भी तुमको दो चल राशियों को सरल भेद में देने को, प्रूफ करने को अगर दिया रहेगा कि दिखाओ कि ये दोनों चल राशियाँ सरल भेद में है, तो हमारा काम क्या रहेगा, क्या दिखाना रहेगा, हमारे पास क्या तरीका है। हमारे पास दो चल राशियों को सरल भेद में दिखाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है, दोनों का अनुपात निकालना और देखना कि वो स्थिरांक का पद है कि नहीं है, या स्थिर राशि है कि नहीं है, या स्थिर अंक है कि नहीं। अगर दोनों का अनुपात मेरा स्थिरांक का पद या स्थिर राशि या स्थिर अंक आ जाता है तो हम कहेंगे कि दोनों चल राशियाँ सरल भेद में है। आई बात समझ में। तो अगर तुमको जब भी दिया रहे, याद रखना हमेशा ये बात को कि जब भी दो चल राशियों का बोल रहा है कि दिखाओ दोनों चल राशियाँ सरल भेद में है, तो कैसे दिखाएंगे, मेरा क्या तरीका है, क्या दिखाने का तरीका क्या है, कैसे दिखाएंगे। हमारे पास और कोई दूसरा तरीका नहीं है, सिर्फ तरीका यही है कि उन दोनों का अनुपात निकालो और अनुपात निकाल करके देखो कि क्या है। अगर अनुपात स्थिरांक आ गया, स्थिर पद आ गया, स्थिरांक के पद आ गए, तो हम कहेंगे कि हाँ ये दोनों चल राशियाँ स्थिर सरल भेद में है।
और कोई दूसरा तरीका नहीं है। यही हम बाई मैथमेटिकली इसका प्रूफ पाए हैं और इसके डिस्कशन को हम लोग यही पाए हैं। ये तुम्हारा पूरा सरल भेद का डिस्कशन। आई बात समझ में? आप तुम लोग को बताने जा रहे हैं कि स्थिरांक पद जो लिखे थे ना कि दो चल राशियों का अनुपात स्थिर हो, स्थिरांक हो या स्थिरांक के पद हो, वो क्या है? स्थिरांक पद मतलब कांस्टेंट टर्म। इसका मतलब क्या होता है जरा गौर से देखो। हम लिखे हैं k प्लस k1 और ब्रैकेट में लिख दिया कि k1 एक स्थिरांक है। k का वैल्यू कितना है पता नहीं, k1 का वैल्यू कितना है पता नहीं है? लेकिन इन दोनों पदों को k का वैल्यू जो भी हो वो एक स्थिरांक ही है। k का वैल्यू जैसे वहाँ पे a बाई बी का वैल्यू तुम्हारा क्या निकला था? हाफ निकला था ना। तो a बाई बी का वैल्यू जो हम लोग k मान रहे थे, k मतलब स्थिरांक, तो उस k का वैल्यू तुम्हारा कितना दिख रहा है? हाफ दिख रहा है। तो k का मान क्या होता है? हमेशा के लिए कांस्टेंट रहता है। तो मान लो कि हम लोग किसी एक चल राशि में पाए हैं कि k और प्लस k1, तो k का मान जरूर कुछ ना कुछ इसका मान कुछ रहा होगा, हाफ या 3/4 चाहे कुछ भी। k1 का भी मान एक स्थिरांक रहा होगा कुछ ना कुछ। इन दोनों को जोड़ने से जो प्राप्त होगा वो तुम्हारा एक अलग स्थिरांक पद होगा, एक अलग स्थिरांक राशि होगी। तो जब k और k1 को जब जोड़ दिया जा रहा तो k और k1 को जोड़ने से मेरा एक, जैसे मान लो k तुम्हारा क्या है? एक स्थिरांक है और k1 भी क्या है? एक स्थिरांक है। तो k और k1 अगर दोनों स्थिरांक है तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो जुट करके जो पद मिला इसी पद को कहा जाता है क्या? स्थिरांक का। इसको क्या कहा जाएगा? स्थिरांक का पद। ये स्थिरांक राशि नहीं है। जैसे ये हाफ है ना, तो इसको कहा जा रहा है जैसे a बाई बी का वहाँ पे रेशियो में पाए थे हाफ, तो वो स्थिरांक राशि हुई। लेकिन k प्लस k1, k का वैल्यू पता नहीं, k1 का वैल्यू पता नहीं, लेकिन k और k1 दोनों कांस्टेंट है यहाँ पे बोल दिया है। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो पद है पूरा का पूरा किसका पद है? स्थिरांक का पद है। मतलब ये भी एक ऐसा अंक है, k का मान और k1 का मान जितना भी होगा दोनों जुट करके एक ऐसी राशि को पाएंगे जो कि स्थिरांक राशि ही होगी। मतलब ये तुम्हारा क्या है? एक स्थिरांक का पद ही है। आई बात समझ में? फिर मान लो कि k प्लस k1 बाई k2, यहाँ पे लिख दिया कि k1 k2 स्थिरांक। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो पद मिला ये पद स्थिरांक पद है कि नहीं है? हाँ स्थिरांक पद है कि नहीं है? बोलो। है सर। यहाँ पे बोल दिया है कि k, k1 और k2, तो k से मतलब स्थिरांक राशि से स्थिरांक राशि को जोड़ा तो जो राशि पाएंगे वो भी स्थिरांक राशि आएगी, और k2 से भाग दिया मतलब दूसरी स्थिरांक राशि से भाग दिया तो जो राशि पाएंगे वो भी एक स्थिरांक पद ही होगा, एक कांस्टेंट टर्म ही होगा। मतलब दो स्थिरांक राशियों को जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो, हमेशा एक कांस्टेंट राशि ही आएगी, स्थिरांक का पद ही आएगा। तो कहने का मतलब ये तो राशि के रूप में नहीं है, ये एक पद के रूप में है। राशि के रूप में 1/2 के रूप में रहेगा तो वो स्थिरांक राशि कहलाएगी, और इस पद में रहेगा, इस रूप में रहेगा तो वो स्थिरांक पद कहलाएगा। अच्छा, फिर अब देखो यहाँ पे लिखा गया k माइनस k1 बाई k माइनस k1 प्लस k2 बाई k3। यहाँ पे लिख दिया k1 अच्छा k1 k2 k3 स्थिरांक है। तो अब बताओ कि ये वाला जो पद है, ये वाला पद तुम्हारा स्थिरांक का पद होगा कि नहीं होगा? ये स्थिरांक पद है कि नहीं? ये स्थिरांक पद है? बिल्कुल नहीं। क्यों बोला? तो यहाँ पे k1 k2 और k3 के बारे में बोला है कि ये तीनों स्थिरांक है और k स्थिरांक नहीं है। k के बारे में कुछ बोला है? नहीं बोला। इसका मतलब k के बारे में अगर नहीं बोला है तो इसका मतलब k तुम्हारा यहाँ पे क्या है? स्थिरांक नहीं है। तब ये k अगर यहाँ पे स्थिरांक नहीं है तो k को यहाँ पे क्या माना जाएगा? वेरिएबल माना जाएगा, चल राशि मानी जाएगी। तो ये पूरा का पूरा जो तुम्हारा दिख रहा है ये स्थिरांक का पद नहीं दिख रहा, क्योंकि इसमें k1 k2 और k3 स्थिरांक दिख रहा, लेकिन k तुम्हारा क्या दिख रहा है? स्थिरांक दिख रहा। k के बारे में कुछ बोला है कि ये स्थिरांक है कि नहीं है? तो k के बारे में अगर कुछ नहीं बोला है इसका मतलब k यहाँ पे स्थिरांक नहीं है। तो k स्थिरांक नहीं है तो क्या है? k एक चल राशि है। तो कहने का मतलब इसमें स्थिरांक का पद k1 k2 और k3 है, लेकिन k स्थिरांक का पद नहीं, एक चल राशि है। तो
स्थिरांक का पद और चल राशि के पद से मिलकर के जो पद हमको मिलेगा वो स्थिरांक पद कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा, स्थिरांक पद नहीं है। ये बात समझ में आया? मतलब अगर सारा का सारा पद स्थिरांक का पद है तो सारा का सारा राशि उसमें अगर स्थिरांक दिख रही है तो ही वो स्थिरांक पद कहलाएगा। अगर कुछ भी स्थिरांक का पद नहीं है, एक भी उसमें ऐसी राशि दिख रही है जो स्थिरांक नहीं है, तो स्थिरांक का पद नहीं कहलाएगा। जैसे इसमें के और केवल स्थिरांक बोल दिया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा पद स्थिरांक है। ये भी K1 K2 के बारे में बोल दिया कि तीनों स्थिरांक है। तो ये जो पद हम लोग पाए ये सारा का सारा पद स्थिरांक का पद होगा। और इस पद में K1 K2 K3 स्थिरांक बोला लेकिन K स्थिरांक पद नहीं बोला है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा पद स्थिरांक पद नहीं है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? क्योंकि K1 K2 और K3 का मान स्थिर रहेगा, स्थिरांक बोला है ना, तो स्थिर रहेगा। लेकिन K का मान स्थिर नहीं रहेगा। K का मान 2 3 4 5 कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। लेकिन हम कहें कि K1 का मान 4 ले लें, नहीं। K1 का मान अगर मान लो कि 1/2 है तो हम 1/2 ही लेंगे। K2 का मान अगर 3/4 है तो 3/4 के अलावा 4/3 ही ले सकते हैं। जो मान है वही मान लेना पड़ेगा। लेकिन K स्थिरांक नहीं है, चल राशि है, तो K का मान हम अपने मन से 2 3 4 5 6 कुछ भी बैठा सकते हैं। तो तुम 2 बैठाओगे तो पूरे का मान कुछ और आएगा, 3 बैठाओगे K की जगह पे तो पूरे का मान कुछ और आएगा। तुम अगर 4 बैठाते हो K की जगह पे तो K1 का मान K2 का मान और K3 का मान स्थिर होने के बावजूद भी K का मान अलग अलग हो जाने से इस पूरे का मान अलग अलग नहीं आएगा। तो ये पूरा पद स्थिरांक का पद कहलाएगा। स्थिरांक का पद का मतलब होता है कि जितने सारे स्थिरांक राशि हैं सबको जोड़ने या घटाने पर एक राशि स्थिर ही पाएंगे। यहाँ पे K का मान 2 3 4 5 कुछ भी अगर अलग अलग बैठाएंगे तो इस पूरे का मान अलग अलग पाएंगे। K का मान अगर 2 पाओगे तो इन सब के साथ जुट के या घट के 2 के हिसाब से एक मान आएगा। K का मान अगर 3 बैठाएंगे तो इन सबके साथ जुट के घट के अलग मान आएगा। K का मान अगर 4 बैठाएंगे तो बाकी सबके साथ जुट के या घट के अलग आएगा। तो क्या होगा? अलग अलग मान दिखा रहा, अलग अलग मान दिखा रहा। अगर K का मान यहाँ पे स्थिर होता ना तो कहने का मतलब स्थिर की जगह पे यहाँ पे K का मान अगर 2 है तो 2 ही बैठाते, 2 की जगह हम 3 नहीं बैठाते। तो 2 के हिसाब से इसका मान बाकी सबके साथ बैठ करके एक ही मान आता, कोई दूसरा मान नहीं आता। तो इसीलिए हम लोग इसको स्थिरांक का पद नहीं कहेंगे, बाकी सबको स्थिरांक का पद। आई बात समझ में? तो अगर किसी 2 चल राशियों में अगर 2 चल राशि का अनुपात निकाल रहे हैं और उन दोनों चल राशियों के अनुपात में अगर हम लोग इस तरह का पद अगर पा जाए, इस तरह का पद अगर पा जाए तो हम कहेंगे कि वो स्थिरांक पद है। आई बात समझ में? अच्छा, अब अगर मान लो कि यहाँ पे अगर तुमको दे दिया K1 + 2 और K1 - 2 तो ये तुम्हारा स्थिरांक पद है कि नहीं? यहाँ पे बोल दिया, जैसे मान लो कि तुमको बोल दिया K1 एक स्थिरांक है, K1 एक स्थिरांक है, ऐसा बोल दिया। तो ये तुम्हारा होगा कि नहीं होगा? है। K1 स्थिरांक है, 2 भी तो कांस्टेंट पद है। 2 का मान यहाँ पे बदल सकता है क्या? 2 का मान तो बदलेगा नहीं, 2 का मान तो फिक्स है कि 2 ही रहेगा। 2 को उंगली से दिखाओगे तो 2 दिखाओगे, कभी ऐसे दिखा पाओगे क्या? नहीं सर, कांस्टेंट है तभी तो K1 का मान अगर स्थिर है तो 2 के साथ जुट के और K1 का मान के साथ 2 का मान घट के जो आएगा, 2 भी तुम्हारा क्या है? अगर 3 रहे 4 रहे 5 रहे तो ये भी कांस्टेंट राशि ही माना जाएगा। 1/2 क्या है? कांस्टेंट राशि है कि नहीं है? तो 2 भी तो कांस्टेंट राशि है। तो कहने का मतलब कांस्टेंट राशि के साथ कोई कांस्टेंट राशि जुटे या घटे तो वो भी तुम्हारा कौन सा पद है? स्थिरांक का पद ही है। बोल बात समझ में आया?